नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। नए भारत का नया नजरिया, जहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती बल्कि उनकी सच्चाई पर गहरी चर्चा होती है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम खबर पर विस्तार से चर्चा के साथ। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर पर विस्तार से चर्चा। आज की खबर सिर्फ शिक्षा नीति से जुड़ी नहीं है। यह सवाल उठाती है समाज की संरचना पर, राजनीति की दिशा पर और देश के भविष्य पर। यूजीसी की नई गाइडलाइन देश भर में बहस का मुद्दा बन चुकी है। छात्र संगठनों में बेचैनी है, कुछ वर्गों में नाराजगी है और सत्ता पक्ष के भीतर भी मतभेद सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल सीधा है, अगर मकसद समानता था तो इतना बड़ा विवाद क्यों? खबर का पूरा बैकग्राउंड। 13 जनवरी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी की। कहा गया कि इसका उद्देश्य है कैंपस में भेदभाव को खत्म करना और हर छात्र व कर्मचारी को बराबरी का माहौल देना। नई व्यवस्था के तहत अब धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और दिव्यांगता के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव प्रतिबंधित होगा। यह नियम छात्रों और कर्मचारियों दोनों पर लागू होगा। यूजीसी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग वर्ग की विशेष सुरक्षा पर जोर दिया है। हर विश्वविद्यालय में समान अवसर केंद्र बनाना अनिवार्य होगा, जहां शैक्षणिक मार्गदर्शन, वित्तीय विकल्प और सामाजिक सहयोग दिया जाएगा। अब विवाद क्यों? इस गाइडलाइन में पहली बार ओबीसी वर्ग को औपचारिक सुरक्षा दायरे में शामिल किया गया। पहले ड्राफ्ट में फोकस केवल SC/ST पर था। यहीं से राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई। मतलब साफ है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को ड्राफ्ट में जोड़े जाने पर यह विवाद बढ़ा। कुछ संगठनों का कहना है कि इससे जनरल कैटेगरी के छात्रों को पहले से संदेह की नजर से देखा जाएगा। उनका तर्क है, शिकायत प्रणाली का दुरुपयोग हो सकता है और कैंपस में तनाव बढ़ सकता है। सरकार और शिक्षा मंत्रालय का पक्ष। सरकार का कहना है कि ओबीसी छात्रों और कर्मचारियों को भी उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव झेलना पड़ता है, इसलिए यह गाइडलाइन किसी वर्ग के खिलाफ नहीं बल्कि बराबरी सुनिश्चित करने के लिए है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये नियम अचानक नहीं आए। कई सालों से शिकायतें बढ़ रही थी और यूजीसी के पास इसका रिकॉर्ड मौजूद था। आंकड़े और जमीनी सच्चाई। अब यहां आते हैं उन आंकड़ों पर जिनका हवाला देकर सरकार और यूजीसी नए नियमों की जरूरत बताते हैं। यूजीसी द्वारा संसद की समिति को दिए गए डेटा के अनुसार पिछले 5 वर्षों में उच्च शिक्षा संस्थानों से जातिगत भेदभाव की शिकायतें लगातार बढ़ी। 2019-20 में करीब 173 शिकायतें थी। 2023-24 में यह संख्या बढ़कर लगभग 378 तक पहुंच गई, यानी 5 साल में 100% से ज्यादा की वृद्धि। कुल मिलाकर करीब 1100 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई और इनमें से 90% से अधिक मामलों के निस्तारण का दावा किया गया। सरकार कहती है, यही आंकड़े बताते हैं कि समस्या वास्तविक है और सिर्फ कागजी नहीं। अब सबसे पहले एक एक कर वो नियम जानते हैं जिसके चलते ये विवाद बढ़ा। आखिर वो नियम क्या कहते हैं? चलिए, यूजीसी की नई गाइडलाइन इस प्रकार से है। 1. भेदभाव पर पूरी तरह रोक। अब किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और दिव्यांगता के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव प्रतिबंधित होगा। यह नियम छात्रों और कर्मचारियों दोनों पर लागू रहेगा। 2. वंचित वर्गों को विशेष सुरक्षा। यूजीसी ने वंचित वर्गों को विशेष सुरक्षा देने पर जोर दिया है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को शामिल किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों को भी संरक्षण मिलेगा। सभी को शिक्षा में बराबर अवसर देने के निर्देश जारी हुए हैं। संस्थानों को इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। 3. हर संस्थान में समान अवसर केंद्र। हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में समान अवसर केंद्र बनाना अनिवार्य होगा। यह केंद्र छात्रों को शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान करेगा, वित्तीय सहायता से जुड़े विकल्पों की जानकारी भी देगा, साथ ही सामाजिक सहयोग और काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगा। 4. समता समिति का गठन।
नई गाइडलाइन के तहत हर संस्थान में समता समिति बनाई जाएगी। इसमें शिक्षक, कर्मचारी, छात्र प्रतिनिधि और नागरिक समाज के सदस्य होंगे। समिति भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की जांच करेगी। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई सुनिश्चित करना इसका मुख्य काम होगा। 5. शिकायत दर्ज कराने की पूरी व्यवस्था। पीड़ित छात्र या कर्मचारी ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल और हेल्पलाइन के जरिए शिकायत दर्ज कर सकेंगे। यूजीसी ने शिकायत प्रक्रिया को आसान और सुलभ बनाया है। शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। उन्हें किसी भी तरह की प्रताड़ना से सुरक्षा देने के निर्देश दिए गए हैं। 6. गंभीर मामलों में पुलिस कार्रवाई। अगर मामला गंभीर पाया जाता है तो पुलिस को सूचना देना अनिवार्य होगा। ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी। संस्थान को तुरंत प्रशासन को जानकारी देनी होगी। पीड़ित को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भी तय की गई है। 7. कैंपस में इक्विटी स्क्वाड की निगरानी। यूजीसी ने कैंपस निगरानी के लिए इक्विटी स्क्वाड बनाने का प्रावधान किया है। हर विभाग और छात्रावास में इक्विटी एम्बेसडर नामित किए जाएंगे। ये अधिकारी भेदभाव की घटनाओं की पहचान करेंगे और उन्हें तुरंत रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी निभाएंगे। 8. अपील का अधिकार। यदि कोई छात्र या कर्मचारी समिति के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह अपील कर सकता है। अपील 30 दिन के भीतर करनी होगी। अपील विश्वविद्यालय लोकपाल ओम्बुड्समैन के पास दर्ज की जाएगी। लोकपाल मामले की निष्पक्ष जांच करके निर्णय देगा। 9. नियम तोड़े तो यूजीसी की सख्त कार्रवाई। अगर कोई कॉलेज या विश्वविद्यालय इन नियमों का पालन नहीं करता या शिकायतों को अनदेखा करता है तो यूजीसी उस पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है। यहां तक कि संस्थान की मान्यता रद्द की जा सकती है। यहीं से विरोध शुरू हुआ। इसके बाद स्वर्ण समाज ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। धरना प्रदर्शन, रैलियां, सरकार के खिलाफ बयानबाजी, नारे। मामला यही नहीं रुका। बीजेपी के भीतर भी इस गाइडलाइन को लेकर असहमति सामने आई। कुछ नेताओं ने इसे सवर्ण विरोधी बताते हुए सरकार से दोबारा सोचने की मांग की। प्रशासनिक हलकों में भी हलचल मच गई जब मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा देकर विवाद को और तेज कर दिया। बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण सिंह समेत कई नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाए। अब हालात ये बन चुके थे कि छात्र संगठन बड़े आंदोलन की तैयारी में थे। राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ रहा था और शिक्षा मंत्रालय के अगले कदम पर पूरे देश की नजर टिकी थी। वहीं सरकार और शिक्षा मंत्रालय का पक्ष है कि उच्च शिक्षा में ओबीसी छात्रों को भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है और यह गाइडलाइन किसी वर्ग के खिलाफ नहीं बल्कि समानता सुनिश्चित करने के लिए लाई गई है। इसी बीच मामला पहुंचा सर्वोच्च न्यायालय तक और यहीं से कहानी ने लिया बड़ा मोड़। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश ने साफ कहा, यूजीसी के नए नियम स्पष्ट नहीं हैं और इनसे दुरुपयोग का खतरा बढ़ सकता है। कोर्ट ने यहां तक पूछा, क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं? याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि इन नियमों से सामान्य वर्ग के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है क्योंकि जांच और आरोप का अधिकार केवल एक पक्ष के पास चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सीधा जवाब मांगा और कहा कि विशेषज्ञ इन नियमों की भाषा को स्पष्ट करें। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी, लेकिन तब तक 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे, यानी नए यूजीसी नियमों पर फिलहाल पूरा ब्रेक। कोर्ट ने यह भी कहा कि शिक्षा संस्थानों में भारत की एकता दिखनी चाहिए। जाति विहीन समाज की दिशा में आगे बढ़ना जरूरी है, न कि ऐसे नियम लाना जो नए विवाद खड़े करें। कुल मिलाकर केंद्र सरकार को यह फैसला एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है।
अब सबकी नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां तय होगा कि ये नियम बदले जाएंगे, सुधारे जाएंगे या पूरी तरह नए सिरे से लिखे जाएंगे। मुद्दा यही खत्म नहीं होता, बल्कि यहां से एक और नया मोड़ सामने आता है। इसके बाद विपक्षी पार्टियों ने सरकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने और सरकार को घेरना शुरू कर दिया। दिल्ली की JNU यूनिवर्सिटी में SC, ST और OBC समाज से जुड़े छात्रों ने रोड पर आकर UGC वापस लाओ के नारे के साथ विरोध प्रदर्शन किया। देखते देखते देश के कई हिस्सों में SC, ST, OBC समाज के लोगों ने रोड पर आकर इसका विरोध जताया। साथ ही भीम आर्मी ने भी देश के कई हिस्सों में UGC वापस लाओ के नारे के साथ विरोध प्रदर्शन किया। करना होगा, तुम्हें लागू करना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, OBC के सम्मान में हम सब मैदान में, OBC के सम्मान में हम SC के सम्मान में हम मैदान में, महिलाओं के सम्मान में हम मैदान में, महिलाओं के सम्मान में हम मैदान में। नारा लग रहा था गली के कुत्ते कैसे हो, SC ऐसे जैसे हो। आज जब OBC की बात आई है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम SC ST से नहीं है, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम OBC से है, इसलिए OBC समाज को ज्यादा समझना पड़ेगा कि जब तुम्हारे हक की बात आती है तो ये तुम्हारे साथ अत्याचार करते हैं। यह बात OBC को समझना पड़ेगा, यह बात यादव को समझना पड़ेगा, पटेल को समझना पड़ेगा, मौर्य को समझना पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, दिखाई नहीं पड़ता है। यूनिवर्सिटी में लगातार पिछले 3 दिनों से लगातार झगड़ा का माहौल बना हुआ है। तो मैं OBC के साथी जो यहाँ पे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कंधे से कंधे मिलाकर चले। आज सुप्रीम कोर्ट ने अगर हिम्मत की है इसको वापस लेने का, तो ये हमारा लड़ाई का हमारे कहेंगे कमजोर लड़ाई थी, इसलिए उसने ऐसा किया। नहीं तो जब से OBC का बात आई है, जब से UGC की बात आई, देखिए ब्राह्मण समाज एक समाज, क्षत्रिय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्षत्रिय की बात नहीं कर रहा हूँ, मौर्य की बात नहीं कर रहा हूँ, लाला की बात नहीं कर रहा हूँ। ज्यादातर ब्राह्मण समाज के बच्चे, ब्राह्मण समाज के नेता और ब्राह्मण समाज के लोग ही इसको अगुवाई कर रहे हैं। क्षत्रिय बात समझ ले, लाला ये बात समझ ले कि वो भी हिंदू नहीं है, उनके साथ अत्याचार किया जाता है, ये बात समझने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण को छोड़कर बाकी कोई हिंदू नहीं है, ये क्लियर कट समझना चाहिए। लेकिन हम लोग इस जो हिंदूवाद के साथ ही भीम आर्मी के सुप्रीमो चंद्रशेखर रावण ने सरकार के फैसले और मंशा पर गंभीर आरोप लगाए तथा कई तीखे सवाल पूछे। भारत में ऐसा कौन सा कानून है जिसका मिस यूज नहीं होता? उन्होंने स्पष्ट किया, कानून का मिस यूज न हो यह कोई दलील नहीं। ऐसा कहकर लागू नहीं करना या रोक लगाना सही नहीं है। चंद्रशेखर ने पूछा, दिव्यांग व्यक्ति किसी भी जाति में पैदा हो सकता है, तो यह नियम किसी खास जाति के लिए कैसे बन सकता है? कानून सभी के लिए है। उन्होंने यह भी कहा, आजादी के 70 वर्षों के बाद भी अगर ऐसा कानून बनाना पड़ रहा है तो OBC, SC और ST वर्गों के साथ लंबे समय तक शोषण हुआ है और अभी भी हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या SC, ST और OBC के छात्र छात्राएं लोन लेकर घर जमीन गिरवी रखकर पढ़ने जाते हैं या सिर्फ बदला लेने के लिए? इसको स्पष्ट बताया जाए। उन्होंने यह सवाल उठाया कि समाज को जाति विहीन करने के लिए सभी जातियां ही खत्म कर देनी चाहिए। जाति विहीन समाज के लिए कोर्ट को आदेश देना चाहिए कि देश में जाति खत्म हो। उन्होंने सरकार को घेरते हुए बड़ा आरोप लगाया और कहा, चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। अगर सरकार निष्पक्ष होती तो गाइडलाइन तुरंत लागू हो जाती। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार दोनों पक्षों को खुश करने की कोशिश कर रही है। पहले गाइडलाइन बनाई, फिर कोर्ट में चुप रहकर रोक लगवा दी। राजनीति स्टैंड।
मायावती का बैलेंस बयान। वहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने नए नियम का विरोध करने वालों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के केवल जातिवादी मानसिकता के ही लोगों द्वारा इसे अपने विरुद्ध भेदभाव व षड्यंत्रकारी मानकर इसका जो विरोध किया जा रहा है तो यह कतई भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी का यह भी मानना है कि इस प्रकार के नियमों को लागू करने के पहले अगर सभी को विश्वास में ले लिया जाता तो यह बेहतर होता और देश में फिर सामाजिक तनाव का कारण भी नहीं बनता। इस ओर भी सरकारों व सभी संस्थानों को जरूर ध्यान देना चाहिए। साथ ही ऐसे मामलों में दलितों व पिछड़ों को भी इन वर्गों के स्वार्थी व बिकाऊ नेताओं के भड़काऊ बयानों के बहकावे में भी कतई नहीं आना चाहिए, जिनकी आड़ में ये लोग आए दिन घिनौनी राजनीति करते रहते हैं। अर्थात इन वर्गों के लोग जरूर सावधान रहें। रिप्लेस कांग्रेस का क्या स्टैंड? इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा, जिस तरह से उन्होंने अपनी नाकामी छिपाने के लिए हिंदू मुस्लिम किया, अब यूजीसी के जरिए वे लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब वे जाने वाले हैं। वे अपने आखिरी दौर में हैं। वे किसी भी तरह सत्ता में बने रहना चाहते हैं। वे हिंदुओं में फूट डालना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। कांग्रेस के लिए सब एक हैं। तेज प्रताप ने किया समर्थन। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने यूजीसी नियमों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत यूजीसी ने गरीब, दलित, पिछड़े और अति पिछड़े समुदायों के छात्रों के फायदे के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी होगी ताकि एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को तुरंत सुना जा सके। यह कानून सभी छात्रों के लिए समानता और अधिकारों को मजबूत करता है और संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सीएम स्टालिन किसके साथ? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि यूजीसी के नए नियम सपोर्ट के लायक हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इन रेगुलेशंस या उनके मुख्य मकसद को कमजोर करने के लिए दबाव नहीं बनने देना चाहिए। इस पूरे विवाद पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। उन्होंने इसे बीजेपी की चाल बताया है। अखिलेश ने कहा कि इन नियमों से पीड़ित समाज को कोई राहत नहीं मिलेगी। कोई अधिकतर संस्थाओं पर गैर पीड़ित समाज के लोग काबिज हैं। अखिलेश का यह एक तरह से संतुलित बयान है जिससे सवर्ण समाज खुश रहे और वोट बैंक को भी आंच न आए। भविष्य की तस्वीर आगे क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई, यूजीसी और मंत्रालय द्वारा संशोधन, संवाद आधारित सुधार, कॉलेजों और छात्रों का व्यापक फीडबैक। संभावना है कि नियमों को और स्पष्ट बनाया जाए। क्या स्पष्ट जांच पर ज्यादा ध्यान देते हुए इसे लागू कर देना उचित होगा, जिससे समानता में मदद मिले और गलत इस्तेमाल की संभावना कम हो। सशक्त, निष्कर्ष, निष्पक्ष पत्रकारिता से संवाद। आज सवाल यह नहीं कि भेदभाव मौजूद है या नहीं, क्योंकि संख्या और शिकायतें इस बात की पुष्टि करती हैं। सवाल यह है, क्या यह नियम सबके मन की आशा का समाधान है या इसे लागू करने की प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है? क्या भेदभाव विरोधी कानून सबको सुरक्षित और समान अवसर देंगे या नियमों के अस्पष्ट पक्ष समाज में डर पैदा करेंगे? हमारे दर्शक ही इसका उत्तर है। आप अपनी राय कमेंट में लिखिए। क्या ये गाइडलाइन सही दिशा में कदम है या बिना संज्ञानात्मक सुधार के लागू करना समाज में असंतुलन पैदा करेगा? इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। खबर पर विस्तार से चर्चा में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, हमारे खास कार्यक्रम खबर पर विस्तार से चर्चा। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही बेबाक, निष्पक्ष, सच्ची, भरोसेमंद और जमीन से जुड़ी खबरों में लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल और पेज www.4amtv.in को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।